बच्चों अध्यारोपण का सिद्धांत, सबसे पहले आपको बताया गया है कि दो तरंगे एक दूसरे पर अध्यारोपित होनी चाहिए, दो तरंगे। और जब ये अध्यारोपित होती हैं, अध्यारोपित का मतलब होता है इस प्रकार से, जैसे ये होगी एक दूसरे पर अध्यारोपित, या आप ऐसे कह दीजिए एक ऐसे जा रही है और एक ऐसे जा रही है आगे की ओर, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, एक दूसरे पर अध्यारोपित होती हैं। तब माध्यम के किसी बिंदु पर जो विस्थापन है वो क्या होता है, अधिकतम होता है, और कुछ पर क्या होता है बच्चों, न्यूनतम। जैसे ये अधिकतम जा रहा है, ये जुड़ेगा आपस में, और ये न्यूनतम आ जाएगा, परस्पर देखा जाएगा डिफरेंस दोनों का, तो न्यूनतम प्राप्त होता है। तो जो परिणामी मान है वो भिन्न भिन्न विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है। जैसे मान लें कि एक तरंग का y1 है, दूसरे का y2 है, दोनों को जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, y बराबर y1 प्लस y2। और अगर n तरंगे हैं तो वो भी प्लस में डॉट डॉट y n तरंग, जितनी भी तरंग होंगे उन सबको जोड़ा जाएगा। ध्वनि तरंगों के व्यतिकरण की डेफिनेशन देखते हैं। बच्चों 12वीं क्लास में आपके आएगा प्रकाश तरंगों के लिए, और यहाँ है ध्वनि तरंगों के लिए। तो सेम है पूरा का पूरा, बस केवल ध्वनि तरंग वहाँ प्रकाश तरंग। तो आप इस टॉपिक को विशेष रूप से समझें, क्योंकि बोर्ड क्लास में 12वीं के अंदर ये बड़े नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो बच्चों पहली बात है इसमें समान आवर्ती, फ्रीक्वेंसी कैसे होनी चाहिए, समान। उन तरंगों की दो ध्वनि तरंगे क्या होते हैं, एक साथ एक ही दिशा में संचरित होती हैं और अध्यारोपित होती हैं, ठीक है। तो बच्चों बिंदुओं की जो परिणामी तीव्रता है उन तरंगों की अलग अलग तीव्रताओं के योग से क्या होती है, थोड़ी भिन्न होती है। कुछ बिंदुओं पर तीव्रता क्या होती है, बहुत अधिक होती है, जैसे ये आ गया, ये तीव्रता अधिक हो गई। और कुछ बिंदुओं पर तीव्रता बहुत कम होगी, जैसे ये छोटा है ये बड़ा है, तो तीव्रता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इस घटना को ध्वनि तरंगों का बच्चों क्या कहते हैं, व्यतिकरण कहते हैं। अब जिन पर तीव्रता अधिकतम प्राप्त होती है वो होता है समपोषी व्यतिकरण, व्यतिकरण के प्रकार हैं। और जिन पर न्यूनतम प्राप्त होती है उसे बच्चों हम कहते हैं विनाशी व्यतिकरण। यानी अगर जो आयाम के मान है अगर जुड़ रहे हैं तो अधिकतम होगा, वो अगर आयाम के मान परस्पर घट रहे हैं तो न्यूनतम होगा। तो अब बच्चों इसका हम करेंगे गणितीय विश्लेषण, जो 12वीं क्लास में बड़े नंबर का आता है। हम यहाँ भी समझ लेते हैं, यहाँ ध्वनि तरंगों के लिए 11वीं में, और 12वीं में किसके लिए, प्रकाश तरंगों के लिए। तो दो ध्वनि तरंगे बच्चों, ठीक है, एक का आयाम a1 है, एक का a2 है, जैसे ये हो गया, ठीक है। तो एक का हमने मान लिया a1 और एक का हमने मान लिया a2। फिर इनके समीकरण, ये इनके मानक समीकरण है जो हमने पिछले वीडियो में प्रगामी तरंग के विस्थापन समीकरण में बनाए थे। a1 sin ओमेगा टी माइनस के एक्स, जैसे एक तरंग तो आपकी ओमेगा टी माइनस के एक्स, और ये वाला है फाई, तो दूसरी हो जाएगी प्लस फाई। तो पहली तरंग तो होगी ओमेगा टी माइनस के एक्स जिसका आयाम है a1, और दूसरी तरंग हो जाएगी प्लस फाई जिसका आयाम है a2। ये होगी दो समीकरण। अब इन दो समीकरणों को जोड़ना है, ठीक है। चलो जोड़ते हैं, y बराबर y1 प्लस y2, ओके। तो y1 का मान रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसान से है। ये हो गया y2 का मान, क्लियर। अब साइन a प्लस बी क्या होता है, साइन a इंटू कोस बी प्लस कोस a इंटू साइन बी। और अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। अब जैसे कि ये a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स है और इसमें a2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई है, तो हम इसको यहाँ लिख लेते हैं, साइन ओमेगा टी माइनस, सॉरी यहाँ के एक्स प्लस फाई यहाँ लिख लिया, ओके। और अब ये सूत्र लगाएंगे, इसमें ओमेगा टी माइनस के एक्स को तो आप मानेंगे a, क्योंकि देखो इसमें ओमेगा टी माइनस के एक्स है, और b की जगह हम मानेंगे केवल फाई, ओके। अब सूत्र लगा दो, तो ये हो गया साइन a इंटू कॉस बी, सूत्र लगा दिया, कॉस a इंटू साइन बी। अब ये स्टेप में क्या होगा, जो a2 ना वो a2 इसके गुणा में है पूरे के साथ, तो पूरे के साथ गुणा में तो एक बार तो यहाँ गुणा हो जाएगा और एक बार यहाँ गुणा हो जाएगा, तो ये बन जाएगा, ये तो सेम आ गया। देखो a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स यहाँ तक, फिर a2 का हमने गुणा कर दिया, एक तो यहाँ तक हो गया और एक यहाँ तक हो गया, तो ये गुणा हो गया यहाँ तक और एक यहाँ आ गया। ये दोनों स्टेप को हमने पूरा खोल दिया और इसको गुणा कर दिया, ठीक है। तो अब ये लंबी एक आपको स्टेप प्राप्त हो रही है। अब बच्चों देखो ये जो स्टेप आ गई, चलो ठीक है, तो y साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स और a1 इसके साथ गुणा में था, और जो आगे वाले स्टेप है उसमें a2 कोस फाई, यानी आप जिसके साथ साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स है उन पदों को एक साथ लिख लो। एक साथ लिखने बाद में उनमें कॉमन ले लो, क्या, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, क्योंकि जिन पदों में साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स उनको एक साथ लिख लिया, तो एक में तो कॉमन आ गया a1 और एक में आ गया a2 कोस फाई, प्लस बचेगा कोस ओमेगा टी माइनस के एक्स और a2 साइन फाई। इसको इस रूप में आपको
सरल करना है। फिर देखो इसमें मानक समीकरण लेंगे अपन, कुछ विस्थापन प्रतिस्थापन लेंगे। जैसे एक ये हो गया a1 प्लस a2 cos फाई, इसको प्रतिस्थापित कर दिया परिणामी r के आधार घटक के साथ, और a2 sin फाई को हमने कर दिया परिणामी लंबवत घटक के साथ r sin फाई के रूप में। ठीक है, अब क्या करना है, इसकी जगह आपको रखना है r cos थीटा, ये रख दिया, और a2 sin फाई की जगह आपको रखना है r sin थीटा। ओके, जो रख दिया। अब बच्चों तो क्या होगा, देखो r तो इसमें कॉमन आ जाएगा, क्योंकि r देखो यहाँ भी है और यहाँ भी है। क्लियर। अब r कॉमन आने के बाद बचेगा sin ओमेगा टी माइनस के एक्स कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब सोल्व करते हैं इसको, तो sin a इंटू कॉस बी कॉस a इंटू साइन बी, सूत्र बन गया sin a और प्लस b। भाई a की जगह आ गया ओमेगा टी माइनस के एक्स और ये आ गया थीटा, तो sin a प्लस b के रूप में ये आ गया y बराबर r sin ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस थीटा। ये बच्चों क्या है, ये परिणामी तरंग का समीकरण है। ये क्या है, परिणामी तरंग का समीकरण है, जिसकी आवर्ती मूल तरंगों के समान। ठीक है, और आयाम क्या है यहाँ पर, कैपिटल R है। अब यहाँ से एक मोस्ट फॉर्मूला हम बनाने वाले हैं। ये समीकरण 1 और समीकरण 2 को लीजिए, इनका वर्ग करके जोड़िए। तो जोड़ते हैं, तो a1 प्लस a2 cos फाई का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, इधर a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई बराबर r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर। चलो अब इनको जोड़ते हैं। अब इनको इधर रखना है, इनको इधर रखना है। ओके, जोड़ने पर a1 प्लस a2 cos फाई का होल स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई इक्वल r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये बन गया x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो x स्क्वायर 2xy cos थीटा इसमें है, क्योंकि 2xy आएगा, 2x और y की जगह ये पूरा है y, a2 cos फाई प्लस वाई स्क्वायर a2 स्क्वायर cos स्क्वायर फाई और प्लस यहाँ आपको ध्यान देना होगा प्लस a2 साइन स्क्वायर वाई। ठीक है, और ये स्टेप यहाँ आगे, इसके आगे बराबर आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, cos स्क्वायर आर स्क्वायर कॉमन आ गया, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आगे बचेगा। अब जैसे कि आप तो इसको देखते हैं, आपको पता है इसका मान कितना होता है, 1 होता है, तो ये तो हट जाएगा। तो a2 स्क्वायर, इनमें देखो आप साथ में a2 स्क्वायर कोष्टक में देखो यहाँ भी कॉमन आ रहा है, a2 स्क्वायर कॉमन आ गया, cos स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, इसका मान भी 1 हो जाएगा। तो अब ओनली बचेगा, यहाँ तो बचेगा a1 स्क्वायर, ये 1 है a1 स्क्वायर, यहाँ बचेगा 2a1 a2 cos फाई, 2a1 a2 cos फाई प्लस ये हट गया यहाँ से कॉमन लेने के बाद में बचेगा a2 स्क्वायर और बराबर आर स्क्वायर। ठीक है, अब इनमें इसको सीधा लिख लिया, आर स्क्वायर बराबर a1 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई प्लस a2 स्क्वायर, और यहाँ से इसका स्क्वायर हमने हटाया तो लेना पड़ेगा वर्गमूल रूट a1 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई प्लस a2 स्क्वायर। ये हो गया समीकरण नंबर 4। इस समीकरण को दिमाग में फिट कर लीजिए, क्योंकि ये आपके फिजिक्स फर्स्ट में भी आपके जहाँ आपने पढ़े हैं मैथमेटिक्स फिजिक्स मैकेनिकल फिजिक्स में परिणामी मान निकालना बलों का, वैसे ही कुछ ये लग रहा है आपको। ठीक है, और ऐसे ही आपके सीनियर क्लास में भी आपके काम आएगा, तो ये सूत्र हमेशा दिमाग में फिट कर लीजिए। ठीक है, पहली तरंग हो गई का आयाम 2, फिर पहली तरंग का आयाम गुणा दूसरी तरंग का आयाम cos थीटा के रूप में और दूसरी तरंग के आयाम का वर्ग। इस प्रकार से इसको सोल्व करेंगे और सूत्र हमेशा याद होना चाहिए आपकी। ये बच्चों एक खास बात है जो आप दिमाग में फिट कर लीजिए, किसी तरंग की तीव्रता जो आई होती है ना, वो आयाम, तरंग की तीव्रता का जो आयाम है, परिणामी आयाम हमने माना है r, उसके क्या होते हैं, वर्ग के समानुपाती होती है। ओके, और फिर i बराबर समानुपाती निशान हटाओगे, क्या आएगा, नियतांक के रूप में यहाँ पर आ गया k और यहाँ आ गया बराबर। ओके, जैसे हमारे पास 2 तरंग है, तो प्रथम तरंग की तीव्रता मान लेते हैं i बराबर k a1 स्क्वायर। अगर ये रूट i1 है तो k का रूट हो जाएगा, बट a1 स्क्वायर का स्क्वायर हट जाएगा, इसका रूट नहीं आएगा, a1 केवल ऐसे बचेगा। और इसी प्रकार अगर द्वितीय तरंग की बात करें तो i बराबर k a2 स्क्वायर बराबर रूट i2, तो रूट k और a2 के ऊपर रूट नहीं आएगा। ओके, अब हमें पता है कि r स्क्वायर बराबर होता है a1 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई प्लस a2 स्क्वायर, तो k से गुणा कर दो, k r स्क्वायर k a1 स्क्वायर 2k a1 a2 cos फाई और ये हो गया k a2 स्क्वायर। क्लियर। अब इनके मान रख दीजिए, i देखो कोई दिक्कत नहीं आएगी, i बराबर तो k r स्क्वायर, ये जो k ना थोड़ी सी दिक्कत आपकी यहाँ आएगी, ये चलो ये सीधा सा है, ये आ गया i1 माना आपने, a1 है तो i1 हो गया और ये i2 हो जाएगा। ओके,
तो ये तो हो गया I1 I2, बट इसमें ये I2 हो जाएगा। इसमें दिक्कत ये आएगी, जो K है ना, इस K को आधा आधा तोड़ना पड़ेगा, आधा आधा, कि आधा A1 ले ले और आधा A2 ले ले। तो कैसे करेंगे, 2√K ऐसे बांट देना इसको, तो इसके आगे आ जाएगा A1, इसके आगे आ जाएगा A2। ओके, तो 2√I1 I2 cos phi प्लस I2 हो गया। ओके, क्लियर यहाँ तक। अब हम बच्चों क्या करेंगे, परिणामी तरंग का जो प्रारंभिक कला कोण है वो ज्ञात करते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा, r sin थीटा बराबर A2 sin phi और r cos थीटा बराबर A1 प्लस A2 cos phi। वही समीकरण 1 और 2 वापस ले अपन। तो अब इसमें इसका भाग दो, r sin थीटा बट्टा r cos थीटा, A2 sin phi बट्टा A1 प्लस A2 cos phi। तो अब ये बन जाएगा tan थीटा, क्योंकि r से r तो कट जाएगा, और sin बटा cos क्या होता है, tan थीटा होता है, और tan थीटा हो गया तो tan थीटा को ये हो गया, tan थीटा बराबर ये मान आ गया, फिर थीटा बराबर tan इनवर्स, इधर भेज दिया इसको tan को, तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। इसमें प्रारंभिक कला कोण ज्ञात करने के लिए A2 sin phi अपॉन A1 प्लस A2 cos phi। अब बच्चों कुछ कंडीशंस हैं, देख लेते हैं कि जहाँ तीव्रता अधिकतम होती है वहाँ कलांतर होता है फाई इक्वल 0 के संगत चलेगा, 0, 2 पाई, 4 पाई, 2n पाई। ठीक है, तो मान वहाँ अधिकतम क्या आता है, 1 आता है, cos 0 है या cos या आपके 2 पाई है, चलता जाएगा क्रम में। इनके मान क्या आते हैं, +1 आते हैं। और जब +1 आएगा तो ये समीकरण देखिए आप, इस समीकरण में यहाँ जो cos फाई है ना, उसका मान क्या होगा, +1 होगा। भाई चाहे आप 0 रख लो, भाई cos 2n पाई 0 रख लो, 1 रखोगे 2 पाई आएगा, चाहे cos 2 पाई रख लो, ऐसे cos 4 पाई रख लीजिए, मान क्या आएगा, 1 आएगा। 1 आएगा तो ये हो जाएगा A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, सूत्र बन गया x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, और स्क्वायर से स्क्वायर हटा दो, मान आ जाएगा अधिकतम, क्योंकि आयाम क्या होता है, अधिकतम होता है समपोषी में। तो जब समकला होती है, ये समकला में है, तो समकला होती है तो परिणामी आयाम क्या होती है, समान दिशा में जाओगे तो परिणामी आयाम का मान अधिकतम पाओगे, ये हो गया। और इसी प्रकार तीव्रता इनकी बात करें तरंगों के लिए, तो √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर, विशेष सूत्र बन गया x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy हो गया। और कलांतर होता है बच्चों 2n पाई, किसके लिए, समपोषी व्यतिकरण के लिए समगुणज। तो पथांतर बराबर, ये आपको बताया था वीडियो फर्स्ट में, पथांतर बराबर λ/2 पाई गुणा कलांतर। तो कलांतर का मान हमने रख दिया यहाँ पर 2n पाई। अब देखो पाई से पाई, 2 से 2 सोल्व हो गया, क्या आ गया, n λ। ओके, अब देखो अगर बराबर है A1 बराबर A2, दोनों तरंगों का जो आयाम बराबर है, तो उस केस में क्या होगा, a प्लस a, दोनों जुड़ेंगे 2a आएगा, और तीव्रता बराबर होगी तो I बराबर K, या R का मान रख दिया अपने 2a, तो आ गया 4, क्या आ जाएगी, 4I0। ठीक है, तो समपोषी व्यतिकरण में तीव्रता अकेले स्रोत से आने वाले प्रकाश की तुलना से क्या हो जाएगी, 4 गुना, अगर आयाम का मान क्या होगा, अधिकतम होगा। समान आयाम के अकॉर्डिंग तीव्रता भी क्या हो जाती है, 4 गुना बढ़ जाती है, यानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। दूसरा बच्चों विनाशी व्यतिकरण। तो विनाशी व्यतिकरण में बच्चों क्या होता है कि फाई का मान चेंज करना होगा आपको। इसकी जो कला होती है वो 2n प्लस 1 पाई होती है, विषम गुणज होती है। विषम गुणज में जैसे पाई है, 3 पाई है, इस प्रकार से आते हैं मान। तो इनके जो मान होते हैं वो माइनस में आते हैं, -1 के रूप में। ठीक है, और जब आप यहाँ cos फाई की जगह -1 करोगे तो मान कैसे आएगा, x माइनस वाई होल स्क्वायर के रूप में आएगा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ इनमें आ जाएगा अंतर, अगर A1 बड़ा है A2 तो A1 से माइनस हो जाएगा A2। ठीक है, और तीव्रताओं की बात करें तब भी क्या आएगा, यहाँ पर -1 से गुणा करेंगे माइनस आएगा, और सूत्र बन जाएगा √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। बात करें यहाँ कलांतर की, ठीक है, तो कलांतर हो जाएगा यहाँ पर 2n प्लस 1, यहाँ n है 2n प्लस 1 पाई, तो कलांतर का मान रख दीजिए यहाँ पर λ/2 पाई, 2n प्लस 1 पाई हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे अपन, पाई से पाई तो कैंसिल हो रहा है, तो λ 2n प्लस 1/2 हो गया, और इसको हम लिख देंगे 2n प्लस 1 λ/2 हो गया। विषम कला के अंदर जो पथांतर उसका मान ये आपके सामने है। तो दोनों तरंगों के आयाम अगर समान होते हैं तो A1 बराबर A2 हो जाएगा A। तो देखो A1 माइनस A2 करना है, और दोनों क्या समान है तो 0, और इसी प्रकार से I1 माइनस I2, दोनों के मान समान है तो क्या हो जाएगा, तीव्रता क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यानी विषम कला होने पर, जो विषम कला है और आयाम समान है तो उस केस में तीव्रता क्या होती है बच्चों, 0 होता है, क्योंकि आयाम भी 0 हो जाता है। ऊर्जा वितरण की बात करें तो समपोषी व्यतिकरण के लिए क्या होता है, 4Ka² हमने निकाला है। विनाशी व्यतिकरण के लिए कितना आया था, 0 आया था जब आयाम समान थे। तो यदि व्यतिकरण नहीं होता है तो सभी बिंदुओं पर तीव्रता क्या होगी, 2Ka² होती है। व्यतिकरण की अवस्था में ऊर्जा नष्ट नहीं होती है, ऊर्जा क्या रहती है, संरक्षित रहती है। इसका मान हमेशा हर बिंदु पर फिक्स आता है। इसके अलावा हमने चैप्टर 14 में भी इसके बारे में बात की थी, ऊर्जा का मान प्रत्येक बिंदु में क्या आ रहा था, फिक्स आ रहा था। तो हम कह सकते हैं ऊर्जा क्या रहेगी, हमेशा सुरक्षित रहती है। तो हम
ये बता सकते हैं कि व्यतिकरण में ऊर्जा संरक्षण का पालन होता है। ये आ गया बच्चों इस वीडियो का दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक, विस्पंद बीट्स। बीट्स सौर होते हैं और सौर भी ऐसे होते हैं जहाँ आप देखते हैं जो ड्रम बजाते हैं इस प्रकार के डिजाइन से। तो जब भी कोई वाद्य यंत्र बजाना होता है ना, तो उस वाद्य यंत्र को सब एक साथ स्वरों को शुरू करते हैं। कभी ऐसा नहीं होता कि एक ने तो बांसुरी बजानी शुरू कर दी, दूसरा ढोलक बाद में बजा रहा है। तो अगर दोनों का अगर आप टाइमिंग चेंज कर दोगे, सबका हर वाद्य यंत्र का टाइमिंग अलग अलग कर दोगे, तो वो संगीत कभी बनेगा ही नहीं। इसलिए सभी संगीतों को धीरे धीरे साथ साथ में शुरू किया जाता है और संगीत की एक अच्छी ध्वनि आपको सुनाई देती है। तो ऐसे इसमें कि जब दो लगभग समान आवृत्ति की ध्वनि तरंगें एक दिशा में गति करते हुए किसी बिंदु पर अध्यारोपित होती हैं, तो अध्यारोपण के कारण आयाम व तीव्रता समय के साथ क्या होते हैं, ऊपर नीचे होते हैं, यानी कम ज़्यादा होते हैं। तो ध्वनि की तीव्रता में आवर्ती रूप से क्या होता है, उतार चढ़ाव होता है। तो ये जो उतार चढ़ाव नियमित समय अंतराल में अगर ये होता है तो उसे क्या कहते हैं बच्चों, विस्पंद बीट्स कहते हैं। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये यहाँ देखो समान समान, फिर ये उतार चढ़ाव इनके साथ हो रहे हैं। तो ये मैक्सिमम हो गए, फिर यहाँ हो गया, फिर वापस न्यूनतम हो गए, फिर मैक्सिमम हो गए, फिर न्यूनतम हो गए। तो ये उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल रहे हैं। ये क्या होते हैं, ये विस्पंद होते हैं। ये इसलिए होता है कि आवृत्तियों में जो अंतर है, विस्पंद का कारण क्या है बच्चों, कारण ये है कि जो आवृत्तियों में जो अंतर हो जाता है ना, तो अंतर होने से तरंगों के बीच क्या होता है, कालांतर का मान समय के साथ क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, हम बात करें विस्पंद के आवर्तकाल की, तो देखो अक्स बट्टा n1 पहली फ्रीक्वेंसी के लिए मान है, और अगले स्टेप के लिए क्या हो जाएगा, अक्स माइनस 1 बट्टा दूसरी फ्रीक्वेंसी हो जाएगा n2। तो यहाँ से इसको क्रॉस कर दीजिए, अक्स n2 और ये हो जाएगा n1 अक्स माइनस n2। सोल्व कर दिया हमने, n1 का मान यहाँ से n1 बराबर अक्स n1 माइनस n2 और ये आ गया अक्स बराबर n1 बट्टा n1 माइनस n2। तो आवर्तकाल निकाले तो अक्स का मान आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अक्स का मान t बराबर अक्स बटा n1 है, इसको यहाँ रखेंगे, n1 बटा n1 माइनस n2 ना, तो n1 बट्टा n1 माइनस n2 और बट्टा n1 बट्टा 1। अब सोल्व कर दीजिए इसको, आप क्या बचेगा, 1 बट्टा n1 माइनस n2, यानी t बराबर 1 बट्टा डेल्टा n। ओके, फिर विस्पंद की जो आवृत्ति है बच्चों n1 माइनस n2, अर्थात विस्पंद की आवृत्ति दोनों संवृत्तों जो स्वर दे रहे हैं उसके आवृत्तियों के अंतर के बराबर होती है, क्योंकि आवर्तकाल का उल्टा होती है आवृत्ति। तो 1 अपॉन क्या होता है, n1 माइनस n2 होता है। विस्पंद का जो गणितीय विश्लेषण है वो यहाँ हम पूरा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बुक्स में भी सीधे समीकरण दे रखे हैं, लेकिन हमने सीधा इसलिए लिखा है क्योंकि व्यतिकरण का आपको पूरा समझाया गया है, और जिस प्रकार से आपको व्यतिकरण का समझाया गया है उसी प्रकार से आपको ये करना है। तो ये आपके लिए ही है कि आप इसको किस प्रकार से सोल्व करेंगे, और पूरा सोल्व करेंगे तो आपको फ़ायदा हो जाएगा। सीनियर क्लास में आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी इस टॉपिक के लिए। देखो y1 का समीकरण हो गया, y2 हो गया। इसमें आवृत्तियों का जिक्र होना जरूरी है, क्योंकि विस्पंद के अंदर आवृत्ति महत्वपूर्ण है, इसलिए n1 और n2 रखे गए हैं। फिर n1 को हमने मान लिया ज़्यादा, क्योंकि एक आवृत्ति तो अधिक होगी और उसमें हम आवृत्ति अंतराल निकाल देंगे डेल्टा n, और n1 बराबर हो गया n2 प्लस डेल्टा n। ठीक है, फिर बच्चों देखो पहली समीकरण जो आप मानोगे भाई, इनको तो आप जोड़ोगे y1 प्लस y2 को, और y1 प्लस y2 जोड़ोगे और n1 की जगह ये मान रखोगे, n1 की जगह भाई इन दोनों को जोड़ना है। ठीक है, फिर आपको n1 की जगह ये मान रखना है, फिर आप इसको सोल्व करोगे तो इस प्रकार सोल्व करना है कि एक इक्वेशन ये आएगी a1 cos 2 पाई डेल्टा nt प्लस a2। तो जिस प्रकार से वहाँ आपने माने थे प्रतिस्थापन, वहाँ यहाँ भी आपको मानने, इसकी जगह आपको ये मानना है r cos अल्फा। ओके, और दूसरा आपको इसकी जगह आपको मानना होगा r sin अल्फा। फिर जब इसको सोल्व करोगे तो आपका आंसर ये आना चाहिए, ये होगा परिणामी आयाम हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, तो आप इसको आप जरूर सोल्व करना, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से हमने व्यतिकरण को सोल्व किया है। विस्पंद की आवृत्ति की बात करें तो 1 अपॉन डेल्टा n, ये हम बिल्कुल बात कर चुके हैं इसकी, और आवृत्ति इसका उल्टा होती है। ये तो आवर्तकाल हो गया, तो आवृत्ति इसका उल्टा हो जाएगी। n का मान निकाल दीजिए, कितना आ गया, डेल्टा n आ गया, क्योंकि 1 अपॉन t क्या होती है, आवृत्ति होती है। ठीक है, विस्पंदों के उपयोग की बात करें बच्चों, तो विस्पंदों की सहायता से क्या होते हैं, किसी भी संवृत्त की आवृत्ति ज्ञात की जा सकती है, क्योंकि संवृत्त की आवृत्ति ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, या तो उसमें पहली आवृत्ति में बढ़ेगा या दूसरी आवृत्ति में घटेगा। ठीक है, और अगर हमें एक आवृत्ति ज्ञात है तो या तो उससे आगे जाना है या उससे पहले वाले स्टेप में आना है। ठीक है, तो ये आपकी इसमें पूरा मेथड है कि हम इस प्रकार से इसको सोल्व कर सकते हैं। तो आवृत्तियों का आपके मानों का ध्यान रखना है। ओके, और
ये कुछ इसमें टर्म्स है। मोम लगाने से बच्चों आवृत्ति कम हो जाती है और मोम लगा दें तो आवृत्ति कम हो जाती है। तो दोनों सर्वृत्तों को एक साथ बजाकर हम क्या करते हैं, उनके विस्पंदों को सुनते हैं और जब उनकी संख्या घट जाती है तो दूसरी सर्वृत्ति की आवृत्ति क्या होती है, कम किए जाने पर पहले सर्वृत्ति की आवृत्ति के आसपास आ जाती है। ठीक है, और ये इसकी टर्म्स है। अब बच्चों क्या है, ये एक छोटा टॉपिक और है इसमें, परावर्तन। परावर्तन क्या है, जैसे अब ये है और ये डोरी बंधी हुई है, आपने इस डोरी को हिला दिया तो ये वापस कहाँ आएगी, डोरी इधर तो आएगी ना, क्योंकि दर्द आधार से क्या है, बंधी हुई है। तो एक तरफ तो आपने भेजा अपवर्तन मान लीजिए, सॉरी आपतित किरण भेजी है, लेकिन इसने वापस आपको कौन सी किरण भेज दी, परावर्तित किरण। तो जब कोई स्पंद अथवा प्रगामी तरंग किसी दर्द परिसीमा, इस दर्द परिसीमा का सामना करती है तो ऐसी स्थिति में जो स्पंद होते हैं, जो बीट्स होते हैं, धड़कन होती हैं, तरंग परावर्तित हो जाती है। किसी दर्द परिसीमा से ध्वनि तरंगों का टकराना और टकराने के पश्चात परावर्तित होकर हमें ध्वनि का सुनाई देना। बिल्कुल टाइट, अगर उसको टाइट रखते ना और फिर उसको खींचते आपको आवाज़ सुनाई देगी, अर्थात प्रतिध्वनि का परिघटना जो होती है ना तरंगों के परावर्तन का ही क्या है, दैनिक जीवन में ये उदाहरण है। ठीक है, ध्यान रखना आप, ये जो प्रतिध्वनि होती है आवाज़ का वापस लौट कर आना, जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में आप चिल्लाते हो तो आपकी आवाज़ वापस आती है, तो उसी प्रकार की ये घटना है परावर्तन। दृढ़ तथा मुक्त सिरों से परावर्तन वहाँ पहाड़ों से टकरा कर आती है। यदि परिसीमा पूर्णतः दृढ़ नहीं है तो उस केस में बच्चों क्या होता है, तो प्रत्यास्थ माध्यम बीच में होने पर क्या होती है, आपतित तरंग का कुछ भाग तो क्या हो जाता है, परावर्तित, और कुछ भाग दूसरे माध्यम में क्या होता है, साथ में पारगमित हो जाता है। यदि कोई दो तरंग दो भिन्न माध्यम परिसीमा पर तिरछी आती होती हैं तो ऐसे केस में वो जो आगे वाली जाने वाली तरंग उसको क्या आप क्या कहेंगे, अपवर्तित तरंग कहेंगे। ये बिल्कुल अपवर्तन परावर्तन की तरह ही है, आप समझ सकते हो आराम से इसको। अब बात करें आपतित तरंग के विस्थापन के समीकरण की, बिल्कुल इजी सा है, a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स, और अगर परावर्तन कर दिया जाए तो प्लस आ जाएगा, बस यही तो फर्क है। और दिशा क्या हो जाएगी, विपरीत हो जाएगी। और परावर्तन अगर खुली परिसीमा में हो रहा है तो माइनस नहीं आएगा, क्योंकि वो आगे ही जाएगा, a sin ओमेगा टी प्लस के एक्स। ये खुली में नहीं है, दर में वापस आ रहा है तो दिशा क्या होगी, चेंज होगी ना, तो यहाँ माइनस आ गया और यहाँ प्लस आ गया। लेकिन ये खुली सीमा में तो ये आगे ही जाएगा, वापस तो नहीं आएगा। ठीक है, अब बच्चों बात करें व्यतिकरण और विस्पंद में क्या डिफरेंस है, क्योंकि हमने दोनों घटनाएं पढ़ ली हैं। इसमें ध्वनि तरंगों की आवृत्तियाँ समान होती हैं, इसमें आवृत्ति लगभग समान होती हैं। ठीक है, माध्यम के किसी भी बिंदु पर कलांतर क्या होता है, नियत रहता है, इसमें नियत नहीं होता, परिवर्तित होता रहता है। व्यतिकरण निश्चित बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता का मान स्थिर और नियत होता है, इसमें समय के साथ एकांतर क्रम में उच्चतम और न्यूनतम मान प्राप्त होते हैं। माध्यम के प्रत्येक बिंदु पर आयाम का मान क्या होता है, नियत व स्थिर रहता है, और इसमें प्रत्येक बिंदु पर आयाम क्या होता है, समय के साथ बदलता रहता है। ये हो गए अंतर व्यतिकरण और विस्पंद में। अब एग्जाम्पल है 15.6 का, दो सितारों की डोरियां हैं ए और बी हैं, एक साथ धा स्वर बजा रही हैं, स्वरों में थोड़ा अंतर होने के कारण 5 हर्ट्ज आवृत्ति के विस्पंद उत्पन्न कर रही हैं। डोरी बी के तनाव में कुछ वृद्धि करने पर विस्पंद की आवृत्ति 3 हर्ट्ज रह जाती है। यदि ए की आवृत्ति 427 हर्ट्ज है तो बी की मूल आवृत्ति ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, हमें करना क्या है, हमें इस पर ध्यान देना है कि एन बी बराबर क्या है, एन ए प्लस डेल्टा एन। तो हमारे पास डेल्टा एन तो हमारे पास 5 है, ठीक है, और एन ए का मान कितना है, 427 है। अब या तो ये जुड़ेगा या घटेगा, तो हम देखते हैं कि एन समानुपाती क्या होता है, रूट टी होता है, और तनाव बढ़ाने पर आवृत्ति भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, तो जब आवृत्ति बढ़ेगी तो इस स्थिति में विस्पंद आवृत्ति क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ये तभी संभव है जब एन ए एवं एन बी का अंतर घटेगा। तो देखो एन बी बराबर एन ए माइनस डेल्टा एन, 427 माइनस 5 माइनस में 5 कर दिया, क्या आ गया, 422 हर्ट्ज आ गया। क्लियर, बिल्कुल आसान से। अब सेम आपकी किताब में क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है, सॉल्व करते हैं। सितारों की दो डोरियां हैं ए और बी हैं, इस बार स्वर कौन सा है, गा है। फ्रीक्वेंसी तो वैसे ही रहेंगे अलग अलग, 6 हर्ट्ज आवृत्ति है, 3 हर्ट्ज यहाँ से है, और मूल आवृत्ति 324 हर्ट्ज है, तो बी की आवृत्ति क्या है, तो बिल्कुल वैसे ही करना, कोई दिक्कत नहीं। प्लस माइनस डेल्टा एन होगा, ये देखो प्लस माइनस डेल्टा एन होगा, रीजन वही है, और सेम उसी तरीके से आपको करना है। एन ए माइनस डेल्टा एन बराबर 324 माइनस 6 बराबर क्या आ जाएगा, 318 हट जाएगा। कोई समझ थोड़ी है, बिल्कुल ही आसान से आपका क्वेश्चन है। देख लो, एन ए प्लस माइनस डेल्टा एन करना है, एन रूट एन समानुपाती क्या है, रूट टी है, उसके अकॉर्डिंग जो लास्ट में विस्पंद आवृत्ति वो क्या होगी, कम होगी। ठीक है, और ये आपने इसमें माइनस 6 कर दिया, 318 हर्ट्ज आ गया। पहला एग्जाम्पल, ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम सा है। तो बच्चों इस प्रकार हमने इस वीडियो में व्यतिकरण और विस्पंद को विस्तार से जाना है। और अब हम ये यहाँ तो क्या था कि जो तरंगे थी वो प्रगामी तरंग के विस्थापन समीकरण की तरह हमने इसको सोल्व कर लिया। अब हम बात करेंगे अप्रगामी तरंगों के बारे में,
जिसके लिए बच्चों हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।